हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम देखते हैं क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज का सेकंड चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या प्रबंध के सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम ये टॉपिक पढ़ेंगे आज, F.W. टेलर द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत या प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉर्मुलेटेड बाय F.W. टेलर। ये जो F.W. टेलर हैं, इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विस्लो टेलर और इनको वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता माना जाता है। इनका जन्म अमेरिका में हुआ और पहले इन्होंने एक श्रमिक के रूप में कार्य किया और अपने धीरे धीरे योग्यता बढ़ाकर ये इंजीनियर बने, लेकिन पहले इन्होंने श्रमिक रहकर कार्य किया है। तो उस दौरान इनको ऐसा महसूस हुआ कि एक श्रमिक को जितना कार्य करना चाहिए उतना वो कार्य नहीं करता, क्योंकि उसकी और ज्यादा कार्य करने की क्षमता है, लेकिन क्षमता के अनुसार श्रमिक कार्य नहीं करता। इसलिए उन्होंने वैज्ञानिक विधि का निर्माण किया और उसके द्वारा सर्वोत्तम ढंग से कार्य किया जा सकता है। वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से सर्वोत्तम ढंग से कार्य किया जा सकता है, ऐसा उनका मानना था। और उन्होंने समय और गति, इस पर विशेष महत्व दिया है कि कोई भी मजदूर यदि कार्य करता है तो यदि समय और गति का ध्यान रखे तो वो अपनी क्षमताओं से ज्यादा कार्य कर सकेगा। इस पर इन्होंने पूरे जीवन भर कार्य किया है। इन्होंने एक किताब लिखी अपनी वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, और उन्होंने उसमें 14 प्रबंध के सिद्धांत बताए हैं। आगे हम इनको पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले उनका ऐसा मानना था कि उनके सिद्धांतों में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैंने यहाँ लिखी हैं। समस्या को परिभाषित करना, यानी कोई भी समस्या है, किसी भी कार्य करने के दौरान कोई समस्या है तो सबसे पहले तो उस समस्या को समझना, उसकी परिभाषा कर लेना, स्वयं समझ लेना। उसके बाद समस्याओं को सुलझाने के लिए वैकल्पिक समाधानों को ढूंढना, यानी यदि जो समस्या आ रही है उसके लिए कुछ और समाधान क्या हो सकते हैं, इनके बारे में सोचना, समाधानों का विकास करना। फिर परिणामों का पूर्वानुमान, यानी यदि कोई समाधान के लिए कार्य किया जा रहा है तो उसका क्या परिणाम होगा, इसके बारे में पहले से ही अनुमान लगा लेना। और फिर प्रगति को मापना, वो कार्य करने के बाद क्या प्रगति हो रही है, क्या पिछले बार की अपेक्षा कार्य में कुछ प्रगति हुई, उसको नापना। और पूर्वानुमान, यानी हर चीज का पहले पूर्वानुमान लगा लिया जाए कि हमको पहले सोच लिया जाए उसके बारे में और उसके बाद वो किया जाए। ऐसा उनका वैज्ञानिक प्रतिबंध के सिद्धांतों का, ये थोड़ी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर बताई गई हैं। अब हम देखते हैं कि F.W. टेलर द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंध के 14 सिद्धांत। अब ये 14 सिद्धांत मैंने यहाँ लिखे हैं। पहला है कार्य संबंधी अनुमान। अब इनका ये प्रथम सिद्धांत है और इस सिद्धांत के अंतर्गत उनका ये कहना है कि प्रबंधकों के द्वारा ये अनुमान लगाया जाना चाहिए कि औसत श्रमिक अपने स्वास्थ्य को खोए बिना कितना कार्य कर सकता है। यानी एक श्रमिक कितना काम कर सकता है, स्वास्थ्य खराब न हो पाए। ऐसा ना हो कि श्रमिक को बहुत ज्यादा काम करना पड़े, लेकिन उसके स्वास्थ्य खराब होने के पहले कितना काम वो कर सकता है। सबसे पहले कार्य संबंधी अनुमान ये लगाया जाए कि श्रमिक स्वास्थ्य खराब होने से पहले तक कितना कार्य कर सकता है, ताकि इस आधार पर उसे एक नापा तोला हुआ कार्य दिया जाए और जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की प्राप्ति कर ली जाए। ये सबसे अच्छा अनुमान है कार्य संबंधी, कि एक मजदूर कितना कार्य कर सकता है स्वास्थ्य बिगड़ने तक नहीं, बिगड़ने के पहले तक, और फिर उससे उतना कार्य करवा लेना।
ये उनका पहला सिद्धांत था। दूसरा सिद्धांत है प्रयोगों का सिद्धांत। अब प्रयोगों के सिद्धांत में उनका ये कहना है कि प्रयोगों पर ज्यादा महत्व दिया जाए। जब हम किसी भी कार्य के प्रयोग बार बार करके देखेंगे तब पता चलेगा कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने प्रयोगों पर बहुत महत्व दिया, प्रयोगों को। और जो विभिन्न क्रियाएं श्रमिक करते हैं उनकी जांच और विश्लेषण करके उसको सुधारा जा सकता है। उनका जांच की जाए कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी जांच करें और उसके बाद परिणाम क्या हो रहे हैं, इनके विश्लेषण किए जाएं और उस विश्लेषण के आधार पर यदि आवश्यकता महसूस हुई तो सुधार कार्य किए जाएं। और उन्होंने समय और साधनों की बर्बादी को रोकने के लिए कुछ और वैज्ञानिक प्रयोग बताए हैं जिससे समय की बर्बादी न हो। और इसको उन्होंने उनके 3 प्रयोग बताए हैं। उन्होंने प्रयोगों के सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने 3 प्रयोग बताए। पहला समय अध्ययन, दूसरा गति अध्ययन और तीसरा थकान अध्ययन। यानी यदि कोई मजदूर कार्य करता है तो प्रयोगों के सिद्धांत के अंतर्गत उस पर 3 कार्यों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। समय अध्ययन। अब समय अध्ययन का अर्थ है कि समय अध्ययन के अंतर्गत कार्य को पूर्ण करने में एक साधारण श्रमिक कितना समय लगा रहा है ये देखना, और पहले पूर्वानुमान लगा लेना कि उस कार्य को करने में कितना समय लगना चाहिए और कोई श्रमिक उस कार्य को करने में कितना समय लगा रहा है, क्या वास्तव में इतना समय लगाने की आवश्यकता है या नहीं है। और उसको बीच में भी कुछ विश्राम दिया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि श्रमिक कार्य ही करता रह जाए तो कुछ दिन बाद उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो बीच में उसके विश्राम का भी समय, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। और उत्पादन क्रिया को उप क्रियाओं में विभाजित कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो लगने वाला समय है वो अनुकूलतम समय कहलाएगा। यानी ऐसा ना हो कि यदि साइकिल निर्माण हो रही है तो एक ही व्यक्ति पैडल भी बना रहा है, फिर हैंडल भी बना रहा है, फिर उसके चक्के भी बना रहा है, तो वो कब तक बनाता रहेगा। तो क्या करना चाहिए, कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट लेना चाहिए और उनको श्रमिक को थकने के पूर्व तक उसको कितना समय लगना चाहिए, कोई सामान बनाने में कितना लग रहा है, इस बात का अध्ययन करके और इस वैज्ञानिक विधि से उसको समझाना चाहिए और एक ही एक कार्य उससे करवाना चाहिए। यानी कुछ दिनों बाद वो पारंगत हो जाएगा और पहले यदि उसको ज्यादा समय लगता हो तो बाद में उसको कम समय लगने लगेगा। अब दूसरा है गति अध्ययन। गति का भी अध्ययन किया जाना चाहिए कि एक श्रमिक कितनी गति से कार्य कर रहा है। गति के अध्ययन में श्रमिक तो अपने शारीरिक अंगों से कार्य करता है, अलग अलग अंगों का उपयोग करके उसको कार्य करना पड़ता है। इसके अंतर्गत हमको क्या देखना है कि श्रमिक को पूरा कार्य करने में अपने अंगों को कम से कम हिलाना पड़े। नहीं तो क्या होगा कि एक बात यदि अपन खुद भी ध्यान दें तो हम काफी निरर्थक क्रियाएं करते रहते हैं। आप लोग यदि यानी मैंने भी ध्यान दिया है कि हम यदि अपने गतिविधियों पर ध्यान रखें, यानी ये मास्क लगाने के बाद से समझ में आया कि हम अपने मुंह को कितना जबरदस्ती छूते रहते हैं। कभी नाक को छू रहे हैं, कभी आवश्यकता नहीं है फिर भी। तो हम श्रमिक हो चाहे हम हो, यानी मनुष्य बहुत सारी निरर्थक क्रियाएं करता रहता है। यदि उसकी निरर्थक क्रियाओं पर रोक लगाई जाए और उसको न करने दी जाए तो वो जो कार्य कर रहा है श्रमिक वो ज्यादा कार्य कर पाएगा, क्योंकि जो अनावश्यक कार्य करता था वो करना बंद हो जाएगा और वो ज्यादा कार्य करने लगेगा, तो उत्पादन भी ज्यादा होगा, उत्पादन ज्यादा करने लगेगा वो। उसके बाद है तीसरा इसमें थकान अध्ययन, यानी कोई कार्य करके एक श्रमिक कितना थक रहा है ये भी देखना आवश्यक है, क्योंकि जैसे जैसे श्रमिक कार्य करता जाता है उसकी मांसपेशियां थकती जाती हैं, इसी कारण वो थकान अनुभव करता है।
तो थकान करना और काम करना सीधा संबंध है एक दूसरे का। जितना ज्यादा काम करेगा उतनी ज्यादा थकान होगी, और जैसे जैसे उसकी थकान बढ़ते जाएगी वैसे वैसे उसकी कार्य कुशलता में अंतर होता जाएगा, कार्य कुशलता कम होती जाएगी, उसकी गति कम होती जाएगी और थकान कार्य करने में बाधा उत्पन्न कर देगी। कुछ समय बाद वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। और थकान को भी 3 कारण थकान के हो सकते हैं: शारीरिक कारण, भौतिक कारण और मानसिक कारण। शारीरिक कारण यानी विश्राम का समय कम होने से या फिर श्रमिक का स्वास्थ्य ठीक न होने से उसके शरीर में मांसपेशियों में थकावट महसूस होगी और धीरे धीरे वो काम करने में गलतियां भी करने लगेगा और कर भी नहीं पाएगा ठीक से। फिर है उसका भौतिक कारण, यानी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से वहां रख कर सामान को वो ज्यादा थक जाए, या दोषपूर्ण ढंग से वो कोई काम करे तो वो ज्यादा थक जाएगा। कुछ सामाजिक कारण हो सकते हैं या प्रबंधकों के मानवीय कारण हो सकते हैं जिसके कारण वो थक जाएगा। और मानसिक कारणों के अंतर्गत वो कुछ अपने घर से परेशान होगा, वो मानसिक रूप से किसी एकाध बात को मन में रखा होगा जिस कारण से उसकी कार्य करने की क्षमता धीरे धीरे घटती चली जाएगी। तो थकान का भी अध्ययन करना आवश्यक है और उस थकान को दूर करने के प्रयत्न भी करने चाहिए ताकि फिर से श्रमिक की कार्य करने की ऊर्जा और शक्ति बढ़ जाए। अब तीसरा सिद्धांत है प्रेरणात्मक या विभेदात्मक मजदूरी पद्धति। अब F.W. टेलर का कहना था कि मजदूरी पद्धति अपनाने से बेहतर है कि प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति अपनाई जाए ताकि श्रमिकों को अधिकतम कार्यों के लिए प्रोत्साहन मिलता जाए। यानी उनको प्रोत्साहन देना आवश्यक है। यदि उनसे कार्य कराना है तो उनको समय समय पर प्रोत्साहन देना आवश्यक है। और उनके श्रमिकों की जो दरें हैं वो भी 2 प्रकार की कर देनी चाहिए: ऊंची श्रमिकों की दरें और नीची दरें। ऊंची दरें किनको दी जाए? ऐसे श्रमिक जिनकी कार्य क्षमता के अनुसार वो कार्य को बहुत जल्दी खत्म करते हैं और बहुत अच्छा कार्य करते हैं, उनको ऊंची पारिश्रमिक दरें दी जाए। और जो थोड़ा समय से कम कार्य कर पाते हैं उनको नीची दरें दी जाए। इससे क्या होगा कि उनको प्रेरणा मिलेगी कि हमने यदि ज्यादा जल्दी कार्य समाप्त कर दिया तो हमको ज्यादा अच्छी मजदूरी मिल पाएगी। फिर है चौथा, कार्य का वैज्ञानिक नियोजन। कार्य का वैज्ञानिक नियोजन, तो ये आवश्यक है कि प्रबंध तो नियोजन से ही जुड़ा रहता है। नियोजन वैज्ञानिक प्रबंध की आत्मा है और प्रत्येक उपक्रम में पृथक से एक योजना विभाग होना चाहिए। यानी प्रत्येक कार्य की योजना तो होनी ही चाहिए। बिना योजना के कोई कार्य नहीं किया जा सकता। और ये तो और वैज्ञानिक प्रबंध है, इसलिए इसमें तो बिना योजना के कोई कार्य ही नहीं किया जा सकता क्योंकि वैज्ञानिक ढंग से करना है। तो ये प्रत्येक प्रक्रम में एक विभाग अलग से हो जिसका काम केवल योजनाएं बनाना है और योजनाओं को लागू करना है। उन योजना विभाग क्या क्या तय करेगा कि संस्था में क्या कार्य किया जाना है, वो कार्य कैसे किया जाना है, किस स्थान पर पूरा होना है और किस समय और किस व्यक्ति के द्वारा पूरा होना है, और भविष्य में हमको कहाँ पहुंचना है, अभी हम कहाँ हैं। हमसे मतलब वहां श्रमिक से नहीं है, वो प्रक्रम से है। वो प्रक्रम फिलहाल कहाँ है, किस स्थिति में है, उसको भविष्य में कितना बड़ा प्रक्रम के रूप में उभर कर आना है, ये सारी बातें नियोजन विभाग के माध्यम से तय की जाए। और उन नियोजनों के अनुसार, उनके द्वारा बनाई गई योजनाओं के अनुसार जब श्रमिक कार्य करेंगे तो कोई भी प्रक्रम बहुत ऊंचाइयों तक जा सकेगा। फिर अगला है श्रमिकों का वैज्ञानिक प्रशिक्षण व चयन। अब जो भी श्रमिक भर्ती किए जाते हैं किसी भी प्रक्रम के दौरान, तो उन श्रमिकों की कार्य क्षमता और योग्यता, शारीरिक योग्यता, मानसिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता को देखते हुए उनका चयन किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक प्रशिक्षण भी उनको दिया जाना चाहिए।
और जब चयन हो जाए तो उसके बाद में वो जिस प्रक्रम में है उस प्रक्रम का कार्य किस प्रकार पूरा हो सकता है, इसका उनको प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए, जिससे वो कम लागत में ज्यादा वस्तु बनाकर उस प्रक्रम को लाभ दिला सके। अब इस विषय में द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो उन्होंने किताब लिखी है उसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि वैज्ञानिक प्रबंध में उस चिड़िया का कोई स्थान नहीं जो अच्छा गा सकती है परंतु गाती नहीं है। यानी वैज्ञानिक प्रशिक्षण और चयन के दौरान इस चीज को ध्यान में रखना है कि योग्यता सारी कागजों में ना हो, क्रिया कार्य करने में भी हो। यानी केवल जानने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए, कार्य करने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। अगला है प्रमापीकरण। प्रमापीकरण यानी ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन की किस्म, प्रकार, भार ये पहले से निर्धारित कर लिए जाते हैं और उसी के लिए उच्च कोटि के कच्चे माल की आवश्यकता है, उन्नत मशीनों की आवश्यकता है और उपकरणों के प्रयोग पर भी बल दिया जाता है। लेकिन केवल उपकरणों के भी प्रयोग पर बल देना पर्याप्त नहीं है, इसलिए कार्य करने का समय, कार्य की मात्रा, कार्य करने की दशाएं, उत्पादन लागत और सभी को प्रमापित किया जाना चाहिए। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, नोकिया, टोयोटो, ये सब प्रमापित रहती हैं। यानी इनमें प्रमापीकरण यानी यदि कोई वस्तु बन रही तो वो कितने भार की बनना चाहिए, कितने समय में बनना चाहिए, कौन से अच्छे कच्चे माल से बनेगी, ये सारी बातें पहले से तय होनी चाहिए और उसी मापक के अनुसार कार्य होना चाहिए। फिर है अगला कुशल लागत लेखांकन पद्धति। अब एक मितव्ययता ये एक प्रबंध का सबसे बड़ा विषय है कि कैसे वो कम से कम लागत लगाकर अच्छी से अच्छी वस्तु बना सके और उत्पादन के कोई भी संसाधनों में से कुछ भी अपव्यय ना हो, तभी वो कुशल लागत लेखांकन पद्धति कहलाएगी। कम से कम लागत जब होगी तभी वस्तुओं की कीमतें भी कम रखी जा सकेंगी। वस्तुओं की कीमतें ज्यादा होंगी तो वो वस्तुएं बिकेंगी नहीं। इसलिए ध्यान रखने की आवश्यकता है कि लागत जो है वो कम लगे ताकि वस्तुओं की कीमत को भी कम रखा जा सके। अगला है प्रबंध व श्रम के बीच कार्य का उचित बंटवारा। अब ये यहाँ बहुत आवश्यक है कि प्रबंधक जो है वो श्रमिकों के ऊपर ही सारी जवाबदारी न दे दे काम करने की, उनके साथ भी बंटवारा करे काम का और दोनों मिलकर अच्छी प्रकार काम करें। नहीं तो प्रबंधक को भी अपने उत्तरदायित्वों से पल्ला झाड़ना होता है और श्रमिक भी चाहता है कौन मेरा है, इसलिए दोनों ही ठीक से काम नहीं करते। तो यदि प्रबंधक और श्रमिकों के बीच अच्छा व्यवहार हो और प्रबंधक भी ये समझे कि मुझे श्रमिकों से कार्य कराना है, तो श्रमिक और प्रबंध यदि मिलजुल कर काम करते हैं तो ही किसी भी प्रक्रम में सही प्रकार से काम हो पाएगा। उसके बाद अगला है मानसिक क्रांति। तो मानसिक क्रांति यानी हमेशा श्रम और प्रबंध के बीच अच्छे संबंध हो ये जरूरी नहीं है, और यदि अच्छे संबंध हो तब तो कार्य बहुत अच्छा होगा, लेकिन यदि अच्छे संबंध ना हो तो श्रमिक जो है, प्रबंधक हमेशा ये सोचता है कि मेरे अंडर में जो श्रमिक हैं सब कामचोर है, पता नहीं काम करेंगे कि नहीं करेंगे, हम यदि यहाँ से हट गए तो वो काम करेंगे कि सो जाएंगे। थोड़ा विश्वास तो रखना ही पड़ेगा और साथ ही में उनसे अच्छे संबंध भी बनाने पड़ेंगे। ये तो दोनों को अपने अपने मानसिक विचारों को बदलने की आवश्यकता है। जब श्रमिक भी सोचेंगे कि ये मेरा कार्य है तभी वो अच्छे से करेंगे, और जब प्रबंधक श्रमिकों पर विश्वास करेंगे और उनको अच्छी भाषा में कार्य करने की लगातार प्रेरणा देते रहेंगे, तो प्रबंधक और श्रमिकों के बीच अच्छा व्यवहार होने के कारण जो मानसिक उनकी तनाव है वो कम होगा और ज्यादा अच्छे से कार्य हो पाएगा। अगला है 10वां क्रियात्मक संगठन या फोरमैनशिप का सिद्धांत। तो ये जो क्रियात्मक संगठन है ये विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित है और ऐसा माना जाता है कि किसी उपक्रम को
छोटे छोटे भागों में विभक्त करके विशेषज्ञ को सौंपकर विशिष्टीकरण का लाभ प्राप्त करना चाहिए। जो जिसका विशेषज्ञ है उसको सौंप दिया जाए। और इस प्रणाली में कार्यालय स्तर पे 4, यहाँ देख रहे हैं आप, इस प्रणाली को 2 मुख्य भागों में बांट दिया गया है, कार्यालय स्तर और कारखाना स्तर। अब कार्यालय स्तर पर कार्यक्रम लिपिक, संकेत कार्ड लिपिक, समय व पारिश्रमी लिपिक और अनुशासक। कार्यालय स्तर पर ये 4 लोगों को उनके दायित्व दे दिए जाएंगे। फिर वो अपने अंडर में जो श्रमिक है उनके ऊपर कार्य करेंगे, उसके बाद उनका कार्य देखेंगे। फिर दूसरा है कारखाना स्तर। तो कारखाना स्तर पर टोली नायक, मरम्मत नायक, गति नायक और निरीक्षक, ऐसे ये 8 लोग जो हैं, ये 8 लोग अपने अपने विभागों के श्रमिकों पर का निरीक्षण करेंगे और उनके द्वारा किए गए कामों का पर्यवेक्षण करेंगे, उन पर नियंत्रण भी करेंगे। उसके बाद 11वां है उत्तम सामग्री की व्यवस्था। जो भी उपक्रम है उसमें लगने वाली जो भी कच्चा माल है वो उत्तम क्वालिटी का होना चाहिए, तभी अच्छी से उत्पादन होगा। इसके बाद है अगला उत्तम उपकरणों की व्यवस्था। जो भी मशीनरी उपयोग की जा रही हो, जो भी उत्पादन के लिए उपकरण उपयोग किए जा रहे हो, वो उपकरण नए हों या पुराने हो तो उनकी ऑयलिंग ग्रीसिंग अच्छी से की गई हो, ताकि उसमें से कुछ भी व्यय न हो। यदि मशीनरी अच्छी नहीं होगी तो उत्पादन लागत भी बढ़ जाएगी और प्रमाप के अनुसार उत्पादन नहीं हो पाएगा। उसके बाद 13वां है अनुकूल वातावरण। जहाँ भी श्रमिक कार्य कर रहे हैं वहाँ पर्याप्त हवा, पर्याप्त उजेला, बैठने की अच्छी व्यवस्था, कार्य करने के लिए अच्छे वातावरण की आवश्यकता होगी, तभी लोग श्रमिक की कार्य क्षमता में वृद्धि हो सकेगी। फिर अगला है आदर्श लेखांकन पद्धति। इसमें वैज्ञानिक प्रबंध के लिए आदर्श लेखांकन पद्धति को अपनाया जाना चाहिए। यानी लागत के लेखांकन द्वारा प्रत्येक वस्तु की इकाई में कितनी लागत लगी है उस लागत को लिखा जाना चाहिए और उस लागत को देखते हुए अपव्यय न हो, किसी भी परिस्थिति में किसी वस्तुओं के दुरुपयोग न हो, इस स्थिति को नियंत्रित किया जाना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।